अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। हमने इससे पहले कैथोड रेज पढ़ी थी, कैथोड रेज क्या होती हैं। इसके अलावा हमने प्रोटॉन रेज भी प्रोटॉन्स भी पढ़े थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसमें हमने पढ़ा था कि किनार रेज क्या होती हैं और जो हमारे पास प्रोटॉन है वो किस तरह से डिस्कवर हुई। नेक्स्ट हमने E/m वैल्यू भी पढ़ी थी, उसको कैसे क्या मेजर किया जा सकता है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज हमने जैसे पढ़ा था कि कैथोड रेज वो रेज होती हैं जो कि कैथोड से निकलती हैं और अपोजिट टू दी कैथोड ट्रैवल करती हैं, यानी एनोड की तरफ जाती हैं और बैक साइड ऑफ दी एनोड हमारे पास ग्लास स्क्रीन जो होती है उस पर ग्लो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। दैट्स कॉल्ड कैथोड रेज। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन रेज भी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही होती है। अब हमारे पास कैथोड रेज क्या होती हैं, बेसिकली हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बीम आती है और बीम जो है वो बाकी जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके अपने साथ ले जाती हैं टूवर्ड एनोड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड में हम बात करेंगे कि जो रेज़ होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो किसी पे अगर फॉल करवाए जाएँ तो उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उनके वेट कितना होता है, अगर उनका ओपेक स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो कैसा स्ट्रक्चर होता है। सो दैट ऑल दैट हम लोग ये सब की सब चीज़ें जो है वो कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। 1895 में जे पैरिन ने ये बताया था कि हम लोग जो है कैथोड रेज को उनको पोल्स के बीच में से पास करवाते हैं और वो जो पोल्स होता है वो मैग्नेट का होता है। अब क्योंकि इनमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या होगा, अगर तो हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास 0.2 पे इन्वर्ट नीचे की तरफ 0.2 पे जाके स्ट्राइक करेंगी, वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। क्योंकि ग्लास स्क्रीन है, जैसे ही कैथोड रेज आएंगी इस जगह पे आके ग्लो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगी। तो हम कहते हैं कि बेसिकली जब हम लोग मैग्नेटिक पोल्स कनेक्ट कर देते हैं विद दिस चार्ज ट्यूब तो हमारे पास क्या होता है, जो रेज़ आ रही होती हैं, जो बीम आ रही होती है वो एनोड से निकल कर कैथोड से एनोड की तरफ आती है, एनोड से आगे देन उनको एक होल के ज़रिए से हम लोग पास करवाते हैं और वो इनवर्ट साइड पे सेकंड साइड पे जो है वो क्या कर रही होती हैं, अपना ग्लो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो कैथोड रेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होती है, ये अपनी रेज जो अपनी बीम है, अपना वे है, उससे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो हमें स्क्रीन पे पोजीशन 2 पे नज़र आती है। और जो हम लोग जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको साइड्स पे डिस्चार्ज छुप के रखते हैं सो दैट कि हमें पता चल सके कि क्या, इससे हमें ये पता चला इसकी पहली प्रॉपर्टी कि ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड का इस पर इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक चार्ज को इस्टेब्लिश किया। वो कैसे इस्टेब्लिश किया, उसने इस चार्ज ट्यूब के जो पैरेलल है परपेंडिकुलरली उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास डिवाइसेस थे उनको फिट कर दिया। इससे क्या हुआ, जैसे ही कैथोड से एनोड पे बीम आई और वो आगे मूव की ग्लास की तरफ, ग्लास स्क्रीन के ऊपर, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट होगी अपवर्ड 0.3 पे और 0.3 पे जाके उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो हमें इससे ये भी पता चल गया कि जो हमारे पास एक कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हैं और इनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास थॉमसन ने केयरफुली कंट्रोल कंडीशंस में चार्ज जो है, चार्ज प्लेट को भी रखा और मैग्नेटिक फील्ड्स को भी, मैग्नेट को भी अप्लाई किया। उसने कहा कि जब दोनों फील्ड्स ही ऑन है उस टाइम पे कंडीशंस क्या हैं और उस टाइम पे जो इफ़ेक्ट है वो कैसा होगा। तो उन्होंने नोट किया कि जो बीम ऑफ लाइट थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, एज हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अप्लाई नहीं की गई तब तो वो 0.1 पे जाके उन्होंने स्ट्राइक किया और ग्लो प्रोड्यूस किया। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई की गई एक साथ, एक सेम कंडीशंस पे दोनों को एक साथ अप्लाई किया गया, तो तब भी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी वो डायरेक्ट एक अपनी सीधी स्ट्रेट वे में गई और स्ट्रेट पाथ पे जाके उसने 0.1 पे ग्लो प्रोड्यूस किया। तो हमें इससे ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है
वो दोनों एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर देती हैं, और कैंसिल करने की वजह से क्या होता है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये जे थॉमसन ने हमें इसके बारे में भी ये इसकी प्रॉपर्टी बताई कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस पर इफेक्ट होता है अगर इनको सेपरेटली यूज़ किया जाए, लेकिन अगर इनको एक दफ़ा में अप्लाई किया जाए तो दोनों ही एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देती हैं, और जो हमारी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाती है। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम लोग ग्लास ट्यूब के साथ ग्लास ट्यूब के अंदर जो है हम लोग कोई भी प्रोडक्ट रख देंगे या कोई भी रेयर अर्थ मैटर या मिनरल्स रख देंगे, तो उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो उनके साथ स्ट्राइक करेगी तो ग्लो प्रोड्यूस होगा। अब वो ग्लो कैसा होगा? वैसे अगर इलेक्ट्रॉन बीम ग्लास स्क्रीन है उसके साथ कोलाइड करती है तो हमारे पास ग्रीनिश कलर का फ्लोरेसिन आता है। फ्लोरेसिन का मतलब होता है चमक आ जाना, तो ग्रीनिश कलर की फ्लोरेसिन आती है। सो दैट अगर कोई हम ओपेक मॉडल रख लेंगे जो इसका कोई वेट हो, जो कोई साया बनाता हो, ओपेक बनाता हो, तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर भी ये स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने की वजह से क्या होगा? ग्लो प्रोड्यूस होगा। और ये तब होगा जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के रास्ते में इन चीज़ों को रख देंगे। जस्ट लाइक हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो एल्यूमिना जो है वो रेड ग्लो प्रोड्यूस करता है, और जो हमारे पास टिन है वो टिन स्टोन जो होता है वो येलो कलर का ग्लो प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये ओपेक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका कोई साया होता है, तो हम क्यों कहते हैं कि जैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होती है तो इनके साथ स्ट्राइक करते हैं और ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब हमें कैसे ये पता चलेगा? जब भी हम ग्लास या डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, हम उसके अंदर ये ओपेक स्ट्रक्चर रख देंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट रख देंगे। इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा? क्योंकि हमने ग्लो देखना था स्क्रीन्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो होगा ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू होगा, हमें शाइन फील होगी, फ्लोरेसिन फील होगा इन द मिडल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हम कहेंगे कि ये जहाँ पर हमने ओपेक स्ट्रक्चर रखा था ये वहाँ पर क्या हो रही है? जो हमारे पास फ्लोरेसिन प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है कि जब भी कोई ओपेक स्ट्रक्चर रखेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे, दैट्स मीन कि वहाँ पर स्ट्राइक होगा इलेक्ट्रॉन भी, और क्या करेंगे? शाइन प्रोड्यूस होगी। अब अगर हमने कोई भी ओपेक स्ट्रक्चर रखा, उसमें ग्लो तो स्ट्राइक किया, ग्लो प्रोड्यूस हुई। इसके अलावा जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो क्या होगा? हमारे पास ये शेडो कास्ट करेंगे, मतलब कि साया बनना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। मतलब कि कैथोड सरफेस सीधी है तो वो परपेंडिकुलर जो रेज हैं वो इमिट होंगी, और अगर इनके दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका कोई शेडो, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे और डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन से क्या होगा कि उस जगह पे हमें शेडो फील होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स मीन कि जो कैथोड रेज होती हैं उनका वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। नंबर 4 पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है कैथोड की, वो ये कैथोड रेज की, वो ये आ रही है कि अगर हम लोग इसमें इनके सेंटर में कोई पैडल व्हील रख देते हैं, पैडल व्हील से क्या होगा कि वो जैसे इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट होगी, मूवमेंट उनकी स्टार्ट होगी, तो क्या होगा? पैडल भी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि जैसे ही वो पैडल व्हील के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उसको मूव करना स्टार्ट करवा देंगे। इससे क्या शो हो रहा है? इससे ये शो हो रहा है कि जो हमारे पास रेज होती हैं, कैथोड रेज होती हैं, वो मोमेंटम को पोजेस करती हैं। पोजेस क्यों करती हैं? क्योंकि इनकी अपनी कोई ख़ास वेलोसिटी होगी, कोई मैस होगा जिसके साथ ये स्ट्राइक कर रही हैं और उन्हें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं और उसको उनकी मूवमेंट में फोर्स कर रही हैं कि वो मूव करें। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि जो कैथोड रेज होती हैं वो मटेरियल पार्टिकल होते हैं जिनका सम डेफिनेट मैस होता है और वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से वो जो पैडल व्हील है उसको वो उनकी मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल है। सो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ जो हमारे पास है वो ये है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं। एक्सरेज किससे प्रोड्यूस करती हैं? ये जब भी एनोड के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, अब जितना एटॉमिक मैस, हम लोग एनोड कुछ भी ले सकते हैं, एनोड पर पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, अगर कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड पॉजिटिवली। अब जितनी मेटल को ये हैवी है तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। एक्सरेज किसे? जैसे कैथोड रेज उसके ऊपर जाएंगी, उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एनर्जी से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगी उनके एटम्स के अंदर, और जब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगी
तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी। उस एनर्जी को कहते हैं कि हमारी एक्स रेज है। ये एनर्जी हाई होती है, जितनी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और एक्स रेज की एनर्जी हाई होती है, वेवलेंथ कम होती है। सो दैट हम कहते हैं कि लार्ज एटॉमिक मास का हम कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे जिसके साथ स्ट्राइक करेंगे कैथोड रेज, तो उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, हमारे पास रेज प्रोड्यूस होंगी। जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं वो बेसिकली किसी भी मैटर पे फॉल करती हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम कहते हैं कि हीट प्रोड्यूस होगी, वो चीज़ गर्म होगी है। जैसे लाइक एक्सरे किसी भी बॉडी पे पड़ता है तो वो चीज़ हीटअप हो जाती है। हीटअप क्यों होती है? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की चेंजिंग हो रही होती है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है, बॉडी गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है। अगर हम कनकेव कैथोड लेते हैं और उसको फोकस करते हैं प्लाटिनम फॉयल पे, तो वो जो हमारी प्लाटिनम फॉयल है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको हीट मिलती है। हीट कैसे? हम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी पढ़ते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी कैसे? एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें फील हो रही होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो कैथोड रेज हैं वो एनर्जी हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 7 है कि ये जो कैथोड होती हैं गैसेस को आयनाइज कर देती है। क्यों आयनाइज कैसे करती हैं? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करती हैं कि वो मूव करना स्टार्ट कर दें जो उस गैस के एटम के अंदर होते हैं। जस्ट लाइक अगर हमने हाइड्रोजन गैस ली है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे से निकल रही है, वो हाइड्रोजन के एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट करेगा और अपने साथ इन द टुवर्ड्स एनोड मूवमेंट करना, उनकी मूवमेंट स्टार्ट करवा देगी। इसके अलावा जो है जो जितने भी हमारे पास कैथोड हैं वो केमिकली चेंज प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमने कहा गैसेस को आयनाइज कर सकते हैं तो इसका मतलब है वो कोई भी केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट रखते हैं, दूसरों को रिड्यूस करके वो डॉक्टर के मतलब कि उनको इलेक्ट्रॉन की इफ़ेक्ट दे के तो या इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लें, इस तरह से उनको रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट देंगे कि दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम उसमें ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करवा देते हैं किसी भी एटम में। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से केमिकल चेंजिंग अक्कर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कैथोड रेज होती हैं वो मेटल के अंदर से, थिन फॉयल के अंदर से, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड के अंदर से इजीली पास हो जाती हैं क्योंकि इनका मैस बहुत ज़्यादा कम होता है। और मैस कम होने की वजह से ये इजीली उस ओपैक में से या उस गोल्ड फॉयल में से और एल्यूमिनियम की फॉयल में से इजीली पास हो सकती हैं। तो हम ये बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारा कैथोड रेज हैं वो मेटल फॉयल से, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम है या फिर गोल्ड फॉयल है, उसमें से इजीली पास हो जाती हैं बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एंड इट्स एटॉमिक साइज। अगर हमारे पास E/m वैल्यू देखी जाए कैथोड रेज की, जो ये 10th पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि जो कैथोड रेज की E/m वैल्यू होती है वो शो करती है कि ये सिंपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि चार्ज टू मैच रेशो। तो इनका चार्ज टू मैच रेशो कम आती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो हमने देखी थी कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सेकंड हमने ये देखा कि वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। फिर हमने जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी देखी थी वो ये थी कि ग्रीनिश फ्लोरेसीन प्रोड्यूस करती हैं जब किसी वॉल के साथ ये स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद ये शेडो कास्ट करते हैं जब भी इनके अंदर जो है कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। इसके अलावा ये पैडल व्हील जो होता है उसको मूवमेंट करवाते हैं। फिफ्थ हमने देखी कि एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। एक्सरेज कैसे? एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन हो जाती है। 6 पॉइंट जो हमने देखा वो ये था कि जब भी किसी मैटर के ऊपर फॉल करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? वही बात, जब यूनिफॉर्म ये जितनी ज़ोर से के साथ उसके ऊपर फॉल करेगा, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ज़्यादा होगी। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो चीज़ गर्म हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि आयनाइज गैसेस को आयनाइज कर देती है और केमिकल चेंज प्रोड्यूस करती है और इनका साइज़ इतना स्मॉल होता है कि एल्यूमिनियम फॉयल और गोल्ड फॉयल में से इजीली निकल जाती हैं, पास हो जाती हैं। E/m वैल्यू देखें तो E/m वैल्यू भी कम होती है क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो भी कम आ रहा होता है हमारे पास। तो इस तरह से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स की ये मूवमेंट है। तो ये हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कैथोड की प्रॉपर्टीज़ थी जिसे हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज देखें, जिसे हम लोग प्रोटॉन्स भी कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, तो अगर हम प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एज वी सी इन
प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। बस यही प्रॉपर्टी है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो ये क्या होते हैं, ये दोनों में ही डिफ्लेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तब भी ये डिफ्लेक्ट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तब भी ये डिफ्लेक्ट होंगी। और अगर दोनों फील्ड अप्लाई की जाए तो दोनों फील्ड एक दूसरे का चार्ज जो है वो कैंसिल कर देंगी और हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है बीम आना शुरू हो जाएगी। जो ग्लो होगा वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इनके ऊपर इफेक्ट होता है और इफेक्ट की वजह से हम कहेंगे ये रिफ्लेक्शन शो कर रहे होते हैं। जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है वो ये है, ये जो भी रेज होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती हैं ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज होती है। कैथोड रेज के ऑपोजिट है, इट्स मीन कि हमने जैसे बात की थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में भी कि ये वो बीम होती है कि जब इलेक्ट्रॉन सारे कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो कुछ एक जो बीम है वो एनोड से कैथोड की तरफ भी मूव कर रहे होते हैं और ये जो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑन द बैक साइड ऑफ द कैथोड ऑपोजिट टू द एनोड। तो हमें इससे कंफर्म हो जाती है ये बात कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो एंटी नॉक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे एटम के गैसेस के एटम को नॉकआउट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनको मूव करवाते हैं टुवर्ड एनोड, तो कुछ जो पॉजिटिव रेज बनते हैं कैटायंस बनते हैं वो बेसिकली कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। और किनार रेस क्योंकि परफोरेटेड ली थी तो उन किनार रेस से कैथोड जो हमारे पास वो परफोरेटेड थी, तो ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं ये उस परफोरेटेड प्लेट से निकल के पीछे ग्लास स्क्रीन के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते थे, तो इन्हें हम किनार रेस भी कहते थे। सो दैट ये क्या होती हैं, ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन अपोजिट टू दी कैथोड रेस। उसके बाद बात करते हैं क्योंकि कैथोड रेज हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती हैं और पॉजिटिव रेज पॉजिटिव, तो कैथोड तो एनोड की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं वो टुवर्ड्स कैथोड मूव कर रही होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर जिंक प्लेट पे इससे फॉल करवाया जाए तो वहाँ पे फ्लैशेस प्रोड्यूस कर रही होती है, फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस कर रही होती है। और जो फोर्थ पॉइंट है कि जो E/m वैल्यू होती है पॉजिटिव रेज की वो हमेशा स्मॉलर होती है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द गैस ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर गैस हैवियर है हमारे पास तो जो E/m वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी। जितनी ज़्यादा गैस हैवियर है उतनी ज़्यादा E/m वैल्यू हमारे पास स्मॉलर होगी, क्योंकि चार्ज टू मैस रेशियो रहते हैं, मैस में हमारे पास गैस का मैस आ जाएगा विच इज़ हायर होगा, तो हमारे पास जो चार्ज टू मैस रेशियो है वो कम आएगी। सो इस तरह से ये इनका रिलेशन है इन्वर्स एंड डायरेक्ट रिलेशन। चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास E/m वैल्यू ज़्यादा आएगी, मैथ ज़्यादा है तो E/m वैल्यू कम आएगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। जस्ट लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो क्या होगा, उसकी E/m वैल्यू मैक्सिमम आएगी, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है उसका मैस कम होता है। सो दैट लो मैस होने की वजह से जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं हाइड्रोजन गैस में वो एज़ कंपेरिजन टू उनका चार्ज मैस रेशियो ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग ये बात करते हैं कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस से जो ऑब्टेन किए होते हैं वो लाइटेस्ट होते हैं अमंग ऑल दी पॉजिटिव पार्टिकल्स, और इन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं। और ये जो नाम था ये सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 836 टाइम मोर देन होता है दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसमें हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनार रेज पढ़े। कैनार रेज में बेसिकली हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, उनका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो ये थी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। और अगर थर्ड ये था कि अगर जिंक लाइपेंट में फॉल करवाया जाए तो ये फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमने E/m चार्ज टू मैस रेशियो वैल्यू की बात की। इसमें हमने ये बात की कि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास गैस किस किस्म की है, उसकी नेचर कैसी है। अगर तो वो हैवियर गैस है तो उसकी E/m वैल्यू स्मॉल होगी, और अगर उस जो हमारे पास गैस है वो लाइट वेट होगी तो हमारे पास E/m वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। देन हमने ये बात की कि जो प्रोटॉन्स है उसको सजेस्ट नाम रदरफोर्ड ने किया था, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 836 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।